क्योंकि रजब अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया करते थे कि ईमान बहुत सेंसिटिव। यकीन करें, जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ है मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। इतना ज़्यादा मारा गया, नीलो नील थी। आदिल ने यह बताया कि मुझे चीखों की आवाज़ें आया करती थी कि सब ने मिलकर फिर बदवा भी दी, कितनी मार खाई, करोड़ों रुपया भी दिया, फिर भी वो अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरिया। नाज़रीन, एक शख्स की कुर्बानी और इन सब लोगों को रिलीफ मिलने जा रहा है, और 17 तारीख को क्या होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे इंकशाफात करेंगे जो आप नहीं जानते। यकीन करें, जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ है मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, और आज हम आप लोगों के साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। आज की इस वीडियो में जो रजब भट्ट का कल का व्लॉग था, उनके व्लॉग में ईमान का बड़ा शानदार किस्म का वेलकम किया गया, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स दिखे जिनके हवाले से ज़रूर हम जिक्र करेंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल ज़रूर देखनी है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हमेशा आपको गुमराही से बचाया जाता है और तस्दीक शुदा खबरें दी जाती है। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ हम डकी भाई से स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर उमर आदिल, उन्होंने अरशाद भट्टी को एक पॉडकास्ट दिया, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए, आए पहले हम आपको कुछ क्लिप्स सुनाते हैं ताकि आप ये जान सकें, और फिर उसके पर हम बात करेंगे। एक लड़का कैप्टिविटी में है, भूखा है, प्यासा है, मजबूर है, उसके पैसे लिए जा रहे हैं, उसकी सारी कमाई जाया की जा रही है, उसको ये नहीं पता कि मैं कभी इनके चुंगल से निकल सकूंगा या नहीं। उससे पूछा गया, हाँ भाई ठीक हो? उसने कहा जी। हाँ भाई, तुम्हें हम तंग तो नहीं कर रहे? नहीं सर। तुम्हें हम मार तो नहीं रहे? नहीं सर। यार ये बताओ, तुम्हें हमने तबलीग की है ना? जी सर। तो मैंने कहा, ये तो भट्टी साहब के सामने तुमने बिल्कुल वही सीन किया जो आजकल एक यूट्यूब पे एक लड़का और उसकी बीवी है, ठीक है, नादिया जी, मेरी सोनी सुहानी जी, मेरी बग्गो जी। एक दफा सोचा कि उसको कहूं सिर्फ, बेटा वहां खड़े होना, ये जरा टी शर्ट कमर से ऊपर करना, आपको नजर आती उसकी बैंगन के रंग की नीलो नील कमर। जी, आप सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई से मैं मिलने गया था, मैं पूछने गया था, लेकिन मैंने दफ्तर भी जाना था। आप उसकी बात कर रहे हैं कि उसको मार तो उस पर तशद्दुद हुआ है? तो सर और किसकी बात कर रहा हूँ? बड़े बाइज़्ज़त तरीके से कहा कि खाएं, और मैंने पूछा भाईजान ठीक है? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कोई तशद्दुद वगैरह? उसने कहा बिल्कुल नहीं। क्या कहता आपसे क्या कहता कि मुझे इतना मारा गया है, इतना मारा गया है कि मुझसे करोड़ों की रिश्वत ली गई है, मारा जाता था। सर जी, मुझे किसी चीज ने तकलीफ नहीं दी इन तमाम हिरासतों में, सिवाय उनकी चीखों ने, सिवाय उनकी चीखों ने। आप नंगी कमर पे जवान बच्चे की जिस किस्म का छितर NCCIA के पास है, पूरे पाकिस्तान के किसी थाने की पुलिस के हवालात में नहीं है। आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये डॉक्टर उमर आदिल साहब जो NCCI की हिरासत में थे, इन्होंने वो तमाम चीज़ें देखी कि डक्की के ऊपर किस तरह का जुल्म किया गया। आप लोगों को याद है जब डक्की को पहले दफ़ा लेके आए थे अदालत के अंदर गिरफ्तार करने के बाद, तो उसने विक्ट्री का निशान बनाया था। यानी कि वो इतना पुरुमीद था कि मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इंशाअल्लाह ताला मैं वापस आ जाऊँगा। और उसकी विक्ट्री के इस आइकन के बाद, इस विक्ट्री के बाद आपने देखा कि डक्की मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालता था, चेहरा नीचे उतरा हुआ था। अब आप लोगों को मालूम हुआ कि इतना ज़्यादा मारा गया, यानी कि नीलो नील थी। अरशाद भट्टी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। वो कहते हैं कि मैं भी वहाँ था, मुझे सब कुछ वहाँ नॉर्मल लगा, माँ बाप भी आए थे, सब चीज़ें नॉर्मल थी। मैंने ख़ास तौर पे उनकी वालदा से भी पूछा, उनके भाई से भी पूछा, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर उमर आदिल ने यह बताया कि मुझे चीखों की आवाज़ें आया करती थी,
और उस वक़्त हम ये दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें इनके अज़ाब से बचाए। और उन्होंने अपने उस पॉडकास्ट में ये बात भी बताई कि सब ने मिल के फिर बदुआ भी दी, और आज ये सब के सब अरेस्ट हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डकी ने कितना जुल्म बर्दाश्त किया, कितनी मार खाई, करोड़ों रुपया भी दिया, फिर भी वो अंदर। आखिर उसकी बीवी और उसकी माँ, उसके घर वाले यकीनन ये तमाम चीज़ें किस तरह बर्दाश्त कर रहे होंगे। डकी हर बार जब अदालत में पेश होता था, उसका चेहरा हर कोई पढ़ रहा होता था, सर झुका हुआ था और आप उसकी हालत देख सकते थे, लेकिन उस मासूम शख्स ने कुछ भी नहीं बोला। वो ये जुल्म सहता रहा क्योंकि उसको डराते रहे, उससे पैसे लेते रहे। तो यकीन करें कि ये तमाम मामला सारे आप लोगों के सामने हैं, और उस शख्स की कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है। तमाम जितने भी रजब से प्यार करने वाले हैं, उससे मोहब्बत करने वाले हैं, वो सब डकी के केस को देख रहे हैं। अगर अरूब जतोई ये स्टैंड ना लेती तो क्या इन सब लोगों को रिलीफ मिल जाता? यकीन करें कि उस बीवी के ऊपर मुझे वाकई प्राउड होता है, और आप सब लोगों को भी फख्र होना चाहिए कि सिर्फ एक उस अरूब जतोई की वजह से आज ये तमाम NCCI के जितने भी 9 एहलकार हैं वो अरेस्ट हैं। अगर अरूब जतोई ये हिम्मत ना करती तो आप सोच सकते हैं कि क्या रिजल्ट होता। इसीलिए रजब भट्ट यहां पर नहीं आ रहे थे। अगर रजब भट्ट भी आते तो उनके साथ भी यही सलूक होता, शायद इससे भी ज़्यादा भयानक होता। उनके वकला ने बिल्कुल राइट टाइम के ऊपर उनको जो मशवरा दिया था कि वो यूके चले जाए, इसीलिए वो यूके चले गए थे, वरना उनका अगला टारगेट रजब भट्ट था कि हम किसी न किसी तरीके से रजब भट्ट को भी लेके आए। डकी को तो उन्होंने जो डकी के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, उसने अपने मुंह को ताला लगा लिया क्योंकि उसको डराया जाता था कि तुम्हारा जुडिशल नहीं होगा, और इसी बिना के ऊपर इतनी सारी डिमांड की जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर उमर आदिल इंकशाफात कर रहे हैं। यकीन करें ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि हमारे मुल्क में किस किस्म का इंसाफ होता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि आप सब लोग डकी के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें और उसकी फैमिली के लिए दुआ करें, क्योंकि उनकी जो कुर्बानी है ना, उस कुर्बानी की वजह से ये तमाम के तमाम लोग जो है ना ये बच गए। इन तमाम लोगों के लिए आसानी हो गई है। तकलीफ किसने भुगती? डकी के घर वालों ने, डकी की बीवी ने, और डकी ने अपना सब कुछ लुटा दिया। तो नाज़रीन, ये तमाम चीजें जब मैंने डॉक्टर उमर आदिल की सुनी तो मैं बहुत ज्यादा शॉकिंग हुआ और सोचा कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं, और मैं आप लोगों को बताऊं कि जितना तशद्दुद और जितनी तकलीफ डकी ने सह ली है, मैं नहीं समझता कि वो बाहर आने के बाद व्लॉगिंग करेंगे। और वैसे भी अभी उनका केस चल रहा है, उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो NCCI वालों के पास ही हैं। डकी को तो 10 तारीख तक इंशाअल्लाह ताला ज़मानत मिल ही जाएगी, लेकिन 17 तारीख को क्या होने वाला है? 17 तारीख को डकी, बाबा ओपी और अरूब और एक और हैं इनके मैनेजर, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी। फर्द जुर्म होती क्या है? फर्द जुर्म ये होती है कि जो मुल्ज़िम होता है उससे ये पूछा जाता है कि ये जो सारे केस है, जो आप पे इल्ज़ामात लगे हैं, क्या आप इसको कबूल करते हैं? अगर मुल्ज़िम कहता है जी मैं कबूल करता हूं, तो केस वहीं ख़त्म हो जाता है और उसको सज़ा हो जाती है। और अगर वो कहता है मैं इनकार करता हूं, तो फिर ये केस चलता है। फिर उसके बाद जो है आपको तारीख दी जाती है और फिर जरा होती है, और फिर तकरीबन 9 के करीब गवाह हैं, और फिर वो 4-5 पेशियों के अंदर वो तमाम गवाहियाँ वगैरह दे के जरा होने के बाद
जो है ना अदालत फैसला महफूज करती है और फिर वो केस का फैसला सुनाती है। तो नाजरीन, अभी बहुत मरले बाकी हैं, यानी कि डक्की का 17 तारीख के बाद असल केस स्टार्ट होगा, लेकिन एनसीसीआई वालों के पर भी केस ऑलरेडी मौजूद है और वो उसके बाद जुडिशल होंगे और फिर वो भी जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखना यह है कि अदारे वर्सेस डक्की, इंसाफ किसको मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यकीन करें कि किसी को भी पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने गैम्बलिंग ऐप की थी, किसी को भी इस किस्म की तकलीफ नहीं भुगतनी पड़ी जो डक्की ने भुगती है। हम सब लोग यही दुआएं कर रहे हैं कि डक्की का केस सॉल्व हो, रजब भट्ट पाकिस्तान आए। लेकिन यकीन करें, इन तमाम इन्फ्लुएंसर जिन्होंने इन ऐप के ऊपर काम किया है, वो सब अरूब का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने केस के रुख को बदल दिया। खैर, ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस हुआ। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं ईमान के हवाले से। तमाम फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि ईमान अपने घर पर आ चुकी हैं। बहुत सारे फैंस जो थे वो इस बात को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहे थे, ईमान कब आएगी, ईमान ने कब घर वापस आना है। उधर माँ जी के भी आप लोग वीडियोस देख रहे थे कि वो कब आएंगी। तो यकीनन ईमान जो है अपने घर पर वापस आ चुकी हैं। शानदार इस्तकबाल भी हुआ, माँ जी के चेहरे पर भी हमने रौनक देखी और रजब भट्ट के वालिद साहब के भी चेहरे रौनक देखी। लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि ईमान अपने घर वापस आ गई। तो मेरी कुछ सिस्टर्स ने मुझे मैसेजेस किए, उन्होंने कहा कि आपने रजब भट्ट का व्लॉग आज का देखा? मैंने कहा थोड़ा बहुत देखा मैंने। उन्होंने कहा आप जाके कमेंट्स पढ़ें। मैंने कहा क्या हुआ, आप जाके कमेंट्स तो पढ़ें। मैंने जाके वहाँ पे कमेंट्स खोले और जाके मैंने कमेंट्स पढ़े तो यकीन करें मुझे कमेंट्स देखकर बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि बहुत सारी बहनें जो हैं वो उसी तरीके से शरीका कर रही हैं और उसी तरीके से मैसेजेस कर रही हैं और हर तरफ ईमान 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 की बातें हो रही थी। और ईमान को लेकर लोग जो है वो यही बात कर रहे थे कि आज ईमान व्लॉग में आई हैं तो हमने ये व्लॉग देखा है, हम उतना ही पार्ट ईमान का देखते हैं। उस बेचारी के साथ बहुत जुल्म हो चुका है, उस बेचारी के साथ ये हो चुका है। मतलब सैकड़ों किस्म के इस तरह के जो हैं वो मैसेज वहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग भी जाकर वो रीड कर सकते हैं तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। मैं सिर्फ उस चीज़ के ऊपर इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो हैं इतना शरीका मत करें, क्योंकि जो कुछ ईमान के साथ हो चुका है आप शायद लोग भूल चुके हैं कि मैंने अपने ही इस चैनल के ऊपर आवाज़ भी उठाई थी और हमेशा ईमान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और आज भी सपोर्ट करता हूँ, हमेशा करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि रजब भट्ट और ईमान जो हैं वो मियाँ बीवी हैं। रजब भट्ट और ईमान और केवान, इन सब की खुशियाँ जो है ना वो आप लोगों के साथ भी जुड़ी हुई, क्योंकि इन सब की जो खुशियाँ हैं, क्योंकि ये सब इकट्ठे होंगे तो आप भी खुश होंगे और ये भी खुश होंगे। लेकिन आप लोग शायद ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब ईमान रजब का व्लॉग देखती होंगी तो क्या वो कमेंट्स नहीं पढ़ती होंगी? जब वो कमेंट्स पढ़ती होंगी तो उनके दिल पे ये चीज़ गुजरती होगी कि लोग सिर्फ जो है मेरे लिए इतनी हमदर्दी और प्यार रख रहे हैं, लेकिन रजब के हवाले से वो बैड कमेंट्स करते हैं। तो एक बीवी को यकीनन दुख ज़रूर होता है। जो ईमान की वालदा ने ये बात कही कि जब से शादी हुई है ईमान और रजब अलहदा ही हैं। मैं दुआ करती हूँ कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आएँ और इन तीनों जो है वो खुशियाँ मनाएं। यानी कि उनकी माँ की भी यही उम्मीद है और दूसरी तरफ जो माँ जी थी वो कह रही थी 3 नहीं 5 कि हम पांचों जो हैं उस घर को मुकम्मल करें और खुशियाँ मनाएं। इस बात को लेकर भी लोगों ने काफ़ी सारी तनकीद की है। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है, घर कंप्लीट उसी वक्त होता है जब घर वाले मुकम्मल हों। तो उसमें सिर्फ एक कमी ज़रूर है, वो है रजब भट्ट की। तो मुझे उम्मीद है कि रजब भट्ट जब वापस आएंगे वो ईमान को वो तमाम खुशियाँ ज़रूर देंगे और जो उनको वो नहीं दे सके। और आप सब लोगों ने जिस तरह ईमान को सपोर्ट किया और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिखाया, शायद आप लोगों के प्यार की वजह से आज ईमान जो है उसको आप खुश देख रहे। ये रिश्ते को भी आप लोगों ने ही बचाया। मैं उस वक़्त ये आवाज़ उठाया करता था और आप लोगों को ये बताया करता था कि आप लोग डिवाइड हो चुके हो, आप लोग एक हो जाओ, क्योंकि रजब और ईमान एक ही है ना, मियाँ बीवी हैं। अगर आप एक से प्यार कर रहे हैं, दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे, तो फिर ये भी नाइंसाफ़ी है। अगर आप ईमान से मोहब्बत करते हैं तो ये हौसला रखें
कि आप रजब की तमाम गलतियों को भी माफ़ करें ताकि ईमान खुश रह सके। और आप रजब की गलतियों को जब माफ़ कर देंगे तो जब रजब अपनी बीवी को वो तमाम खुशियाँ देंगे तो आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ईमान खुश रहे तो इस किस्म के कमेंट्स मत करें जिससे उसकी दिलुजारी हो, क्योंकि रजब अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया करते थे कि ईमान बहुत सेंसिटिव है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ईमान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप लोगों के इस तरह के मैसेजेस से जिससे आप प्यार कर रहे हैं उसी का दिल दुखा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ आए और आगे की तरफ चले। अभी तो उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होनी है और उन्होंने अभी बहुत खुशियाँ देखनी है। तो मैं बस आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आप लोगों के दिलों से नफ़रतों को ख़त्म करना और आप सब लोगों को एक करना। मैं तब भी इसी तरह की आवाज़ उठाया करता था और आप लोगों को कहता था आप लोग शरीका मत करें, आप लोग अलहदा नहीं हैं, आप ग्रुप नहीं हैं, आप लोग सब एक हैं। तो बस ये बातें मैंने आप लोगों से करनी थी, और बाकी मैंने आप लोगों को ये कहना था कि अगर रजब भट्ट पाकिस्तान आते हैं तो यकीन करें कि हमें जो अरूब जतोई है उसको ये क्रेडिट देना चाहिए कि उसकी इस बहादुरी की वजह से बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा। और हम ये भी दुआ करेंगे कि और जो NCCI के 9 एहलकार हैं जिन्होंने डक्की के ऊपर जो भी तशद्दुद किया, जो भी जुल्म किया, वो कैफ़रे करदार तक ज़रूर पहुँचे। उस माँ के ऊपर जो भी बीती है वो ही जान सकती है। मैं इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बात मैं आप लोगों से की है, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, इस शरीकों को छोड़ दें। और अगर ईमान से आप मोहब्बत करते हैं तो कोशिश करें कि आप रजब को भी माफ़ कर दें। आप बेशक रजब का व्लॉग मत देखें, आप सिर्फ ईमान को ही देखें, लेकिन नफ़रत भरे मैसेजेस को कम करें ताकि ईमान को तकलीफ़ ना पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।